तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित राज्य असम 1979 का साल था। इस साल जन्म हुआ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा का। इस संगठन की मांग एक अलग स्वतंत्र देश की थी। 1986 तक गुपचुप तरीके से इसके लीडर काम करते रहे, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुलेआम हथियार उठा लिए, यानी अब ये ग्रुप पूरी तरह एक उग्रवादी संगठन में तब्दील हो गया। हथियार बाहर से आते थे, जिसके लिए पैसे का जुगाड़ बड़े बड़े व्यापारियों के अपहरण और रंगदारी वसूल कर किया जाता था। 1990 के दशक में इसी की तर्ज पर कई और उग्रवादी संगठन भी खड़े हुए। इन सब ने असम में कोहराम मचा कर रखा और बड़ी संख्या में असम के बाहर से आए लोगों की हत्या हुई, भारतीयों की, सिर्फ इसलिए कि ऐसे लोग डरकर असम छोड़कर चले जाएं। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो भारत सरकार ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन इतना बड़ा था कि उल्फा सहित सभी उग्रवादी संगठनों को असम की जमीन छोड़नी पड़ी। अब ये कहां पहुंचे थे? ये सब पहुंचे थे भूटान के दक्षिणी हिस्से के जंगलों में उन्होंने अपने कैंप लगाए। अब एक सवाल उठता है कि क्या भूटान की सरकार को इसकी भनक नहीं थी? जवाब है कि बिल्कुल थी, और उसकी सहमति से ही इन उग्रवादियों ने वहां के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भूटान की सरकार ने ऐसा क्यों किया था? इसका जवाब है एक बड़े लाभ के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों का हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख में आज सुनाएंगे भूटानी आर्मी के ऑपरेशन ऑल क्लियर की कहानी और बताएंगे कि किस लालच में भूटान ने भारतीय उग्रवादियों को अपने यहां शरण दी और जब भारत को पता चला तो उसने क्या किया। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। अगर असम की बात करें तो ये मूल रूप से कई छोटी छोटी जनजातियों की भूमि है। 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनजातीय समूहों के राजवंश को हराकर असम पर कब्जा किया। 1874 में असम एक अलग प्रांत बना, जिसकी राजधानी तब शिलोंग हुआ करती थी। देश आजाद हुआ और असम भारत का राज्य बन गया। असम में लोगों को 3 श्रेणियों जनजातीय, गैर जनजातीय और अनुसूचित जाति में बांटा गया। असम में विद्रोह की शुरुआत 1979 में तब हुई जब यहां उल्फा बना। इसे बनाया था परेश बरुआ और अरविंद राज खोवा ने। उसी साल ऑल स्टूडेंट्स असम यूनियन यानी आसू भी बना, जिसने कथित अवैध और अवैध दोनों तरह के लोग थे, प्रवासियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। 80 और 90 का दशक आते आते उल्फा सबसे बड़ा उग्रवादी संगठन बन गया। तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिलों में इसके कई प्रशिक्षण कैंप्स खुल गए। ज्यादा से ज्यादा युवा उसके साथ जुड़ने लगे, बंदूक उठाने लगे। इन युवाओं को उल्फा के नेताओं की तड़कती भड़कती बातें पसंद आ रही थी, क्योंकि असम को एक अलग देश बनाने की जिद पर ये लोग अड़े थे। दूसरा, अवैध प्रवासी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गैर असम नागरिकों का कारोबार में दबदबा भी था, जो वहां के युवाओं को काफी अखरता था। 1987 में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ABSU ने बोडो जनजाति के लिए अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर आंदोलन किया। इसके बाद बोडो जनजाति के कई उग्रवादी संगठन बनते चले गए। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन KLO बड़े उग्रवादी संगठन थे। इस दौरान कई और जनजातियों और आदिवासी संगठनों ने भी अपने अपने संगठन बनाए। कुछ की मांग थी कि असम को अलग देश बना दिया जाए, तो कुछ अपने लिए और ज्यादा अधिकार मांग रहे थे। 1990 आते आते इन उग्रवादी संगठनों ने इतना खून खराबा कर दिया कि सरकार भी आर पार के मूड में आ गई। दिल्ली में खूब मीटिंग्स हुई। उल्फा सहित कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐलान हुआ 2 मिलिट्री ऑपरेशंस चलाने का। 1990 के दशक में ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन राइनो चलाया गया, गेंडा वाला राइनो। साफ आदेश था कि एक भी उग्रवादी असम में अब नहीं दिखना चाहिए। मिलिट्री और पुलिस का ये इतना जबरदस्त ऑपरेशन था कि उग्रवादी संगठन असम छोड़कर जाने लगे, भागने लगे। उनके सामने सवाल था कि अब जाएंगे कहां? उनके लिए सबसे आसान पड़ता था बांग्लादेश, लेकिन इस बार बांग्लादेश में घुसते ही इनके लिए बुरी खबर आई। इसी समय यानी साल 1996 में बांग्लादेश में आवामी लीग ने चुनाव जीत लिया और शेख हसीना बन गई प्रधानमंत्री। हसीना का झुकाव पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत की तरफ था। ऐसे में भारत सरकार के एक इशारे पर उन्होंने वहां से इन उग्रवादियों को खदेड़ना शुरू किया। अब इन संगठनों को सिर छिपाने के लिए एक ही जगह नजर आ रही थी और वो थी भूटान के घने जंगल। ये बक्सा दरांग के ऊपर भूटान ही लगा हुआ है। फिर भूटान में कैसे इन्होंने जगह बना ली? भूटान उस समय हर क्षेत्र में भारत पर निर्भर था। कहें तो रोजी रोटी का जुगाड़ यहीं से होता था, क्योंकि लैंडलॉक्ड है। चीन से तब उसके डिप्लोमेटिक रिश्ते थे नहीं। ऐसे में भारत से निकाले गए उग्रवादी यही सोच रहे थे कि उन्हें भूटान में शरण मिलेगी नहीं,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको शरण मिली क्योंकि भूटान के तत्कालीन नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक के दिमाग में एक अलग ही प्लान था। क्या था ये प्लान? इसके लिए आपको उस समय के भूटान के बारे में थोड़ा कुछ जानना समझना होगा। भूटान में 1620 के आसपास नेपाल के कुछ लोग भवन निर्माण का काम करने के लिए बुलाए गए। धीरे धीरे नेपाली समुदाय के काफी लोग यहाँ इकट्ठा हुए और काम करने लगे। ये सब भूटान के दक्षिणी हिस्से में बसे और भूटान में इन्हें कहा जाने लगा लोचम्पा, जिसका मतलब होता है दक्षिण के लोग। लोचम्पा समुदाय के लोगों को 1958 में कानून बनाकर भूटान की नागरिकता दी गई, यानी काफी बाद। इसके बाद 1980 के दशक में भूटान में जनगणना हुई। बताया गया कि नेपाली मूल के लोगों की जनसंख्या कुल आबादी की करीब 28% है। जनता के बीच 40% होने की अफवाह फैल गई। अब क्या था, ये सुनकर भूटान के लोग नेपालियों को देश से निकालने के लिए आवाज उठाने लगे कि ये भी बाहरी हैं। देखते देखते ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ा। उसने कुछ नियम ही बना दिए जो स्पेसिफिकली नेपाली मूल के लोगों पर लागू होते थे। कहा नेपाली मूल के उन लोगों को ही भूटान में रहने की अनुमति होगी जो साल 1958 के पहले से यहाँ रह रहे हैं या फिर जिनके माता पिता यहाँ के निवासी हैं। इन लोगों पर कई तरह के और प्रतिबंध भी लगा दिए गए। कुल मिलाकर नेपाली मूल के लोगों को मजबूर कर दिया गया कि वो भूटान छोड़े। बताया जाता है कि उस समय करीब 1 लाख नेपालियों को भूटान में अवैध नागरिक बता दिया गया था और उनसे देश छोड़ने को कह दिया गया था। काफी लोग जाने को तैयार नहीं थे, उनको लगता था कि उनकी जमीन है ये, जिस वजह से दक्षिण भूटान के कई इलाकों में हिंसा शुरू हुई। अब यहां से पिक्चर में भारतीय उग्रवादी आते हैं। जब उग्रवादी संगठन उल्फा ने भूटान से शरण मांगी तो भूटान के राजा तुरंत तैयार हुए। राजा का प्लान था कि दक्षिण के जंगलों में उल्फा को शरण देंगे और उनके जरिए अवैध नेपाली मूल के नागरिकों को डराएंगे और देश छोड़ने को मजबूर कर देंगे। उल्फा के कैंप लगे और भूटान के राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के प्लान पर काम भी हुआ। बड़ी संख्या में लोचम्पा समुदाय के लोगों को भूटान छोड़ना पड़ा इन उग्रवादियों के आतंक के चलते। कुछ महीने बीते और भूटान में हुई इस गुप्त डील से भारत को तकलीफ होनी शुरू हुई। होने ये लगा कि उग्रवादी भूटान की सीमा पार कर असम में आते और लोगों को मारकर वापस भूटान चले जाते। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि उल्फा ने दक्षिण भूटान के घने जंगलों में 30 से अधिक कैंप बनाए हुए हैं। साथ ही बोडो और नागा उग्रवादियों ने भी भूटान के इन जंगलों में अपने पैर जमा लिए हैं। अब भारत के लिए ये बड़ी तकलीफ भरा था क्योंकि वो दूसरे देश में जाकर उग्रवादियों को मार नहीं सकते, वो फॉरेन लैंड है टेक्निकली। आखिरकार भारत ने भूटान पर दबाव बनाना शुरू किया। कहा कि हमें सब पता चल चुका है, अब आप जल्दी इन उग्रवादियों को अपने यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। भूटान अब बुरा फंसा, उसे समझ ना आया कि करें तो क्या। छोटा देश और उसकी सेना में महज 6 से 7 हज़ार सैनिक थे। इससे कुछ ही कम उग्रवादी उसके यहाँ खोटा गाड़े बैठे थे, उनके यहाँ भी कोई दिक्कत हो सकती थी। साथ ही भूटानी सेना एकदम अनुभव विहीन थी। ऐसे में किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। आखिर में उन्होंने पहले बातचीत करने की ठानी। ये बात है 1998 की, जब भूटान नरेश खुद उग्रवादियों से मिलने पहुंचे। उस समय भूटान में उल्फा, एनडीएफबी और केलो तीनों उग्रवादी संगठन मौजूद थे। राजा ने तीनों से मीटिंग फिक्स की। उल्फा के साथ 5 दौर और एनडीएफबी के साथ 3 दौर की बातचीत हुई, जिसका कोई नतीजा निकल नहीं पाया। तीसरे और सबसे छोटे उग्रवादी संगठन केलो ने तो बातचीत से ही मना कर दिया, यानी किसी ने भी भूटान के राजा को सीरियसली लिया नहीं। उग्रवादी संगठनों को मानो ऐसा लगता था कि भूटान में उनसे लड़ने का मादा है नहीं। अब कुछ महीने बीते और भारत ने फिर दबाव बनाया। पूछा कि भाई प्रोग्रेस क्या है आपकी, आप तो कह रहे थे कि कुछ करेंगे। अब की बार भूटान की संसद की ओर से उग्रवादियों को चेतावनी दी गई। कहा गया कि अगर 31 दिसंबर 2001 तक उन्होंने भूटान खाली नहीं किया तो उन पर सैनिक कार्रवाई होगी। उल्फा ने इस धमकी को थोड़ा बहुत सीरियसली लिया और जवाब भेज दिया कि 4 कैंप बंद कर दिए गए हैं। बस इतनी सी कार्रवाई हुई और फिर मामला ठंडा पड़ गया। 4 कैंप उड़े, मामला ठंडा। इसी दौरान पता चला कि उल्फा ने अपना एक नया कैंप खोला है। ये सुनकर भूटान के राजा उल्फा के कैंप में उसके चेयरमैन अरविंद राजखोवा से मिलने पहुंच गए, लेकिन इस बातचीत से भी कोई फर्क पड़ा नहीं। उधर असम में उग्रवादी हमले जारी रहे। ऐसे में अप्रैल 2003 में एक दिन अचानक भारत के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा भूटान के राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से मिलने थिम्पू पहुंच गए। कई घंटे बातचीत हुई। बताते हैं कि बातचीत का मुद्दा उग्रवादी ही थे। राजा ने भरोसा दिया कि जून 2003 तक सैन्य कार्रवाई हम कर देंगे। इसके बाद जून 2003 में भूटान की संसद ने एक अध्यादेश पारित किया। इसमें कहा गया कि भूटान की सरकार उल्फा और अन्य उग्रवादी संगठनों से एक आखिरी बार और बात करे, बात न बने तो फिर सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया जाए। उग्रवादी अपनी बात पर अड़े रहे और वो माने नहीं।
फिर वही हुआ जो होना था। 15 दिसंबर 2003 को भूटान की 6000 सैनिकों वाली रॉयल भूटान सेना ने ऑपरेशन ऑल क्लियर शुरू किया। तीनों उग्रवादी संगठनों पर अचानक हमला बोला गया। इनके 30 कैंप्स को खत्म किया गया। तीनों ग्रुप्स के कम से कम 650 उग्रवादी या तो मारे गए या तो पकड़ लिए गए। 3 जनवरी 2004 को यह ऑपरेशन खत्म हुआ। इस संघर्ष में 11 भूटानी सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 35 घायल। पूरे ऑपरेशन ऑल क्लियर के दौरान भारतीय सेना भूटानी आर्मी के साथ खड़ी थी। हालांकि वो जंग में सीधे उतरी नहीं। भारतीय सेना ने चिकित्सा और बाकी सारी जरूरी मदद भूटान के सैनिकों को दी, लॉजिस्टिक्स और मेडिकल हेल्प। बताया ये भी जाता है कि इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन से पहले कई दिनों तक भूटान की सेना को एक विशेष युद्धाभ्यास करवाया, जिससे वो उग्रवादियों का अच्छे से सामना कर सके। आज के लिए इतना ही। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा है हमारे साथी अभय ने और कैमरे पर जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है। 24, 25 और 26 नवंबर 2023 पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।